निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी फ्यूचर्स में हल्की बढ़त, लेकिन कैश की एडजस्टमेंट की वजह से निफ्टी स्पॉट दिख रहा है करीब 170 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी में भी स्पॉट और फ्यूचर्स में बड़ा फर्क, मिड कैप में खरीदारी। कैपिटल गुड्स और मेटल शोरूम में अच्छी खरीदारी, करीब 1% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही कैपिटल मार्केट और डिफेंस में भी हल्की खरीदारी, लेकिन आईटी, फार्मा और एफएमसीजी में दिख रहा है दबाव। रिजल्ट के बाद टूटा इरेडा, शेयर 4% से ज्यादा फिसलकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। लेकिन वही नतीजों के बाद रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जीई शिपिंग और गल्फ ऑयल में तेज रफ्तार। बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक नतीजे और ब्रोकरेजेस के बुलिश रिपोर्ट से एथर में टॉप गियर 14% उछलकर आज का हीरो ऑफ द डे बना। अच्छे नतीजों के बाद केई में भी जोश, 7% की तेजी के साथ बना आज का दूसरा हीरो। साथ ही पेटीएम चला, लेकिन ओएफएस खुलने से 8% टूटा एलआईसी। उधर कमजोर रिजल्ट के बाद फिसले टोरेंट पार और डीएलएफ। उधर चार्ट जीपीटी, पीआई इंडस्ट्रीज मजबूत। एमएनसी पार शेयरों में अच्छी खरीदारी, सीमेंस करीब 4% के उछाल के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। वहीं एबीबी, हिताची और सीजी पार में भी जोरदार तेजी। आ जाएंगे निफ्टी में शामिल भारतीय एयरटेल और ओएनजीसी के पहली तिमाही के नतीजे। 20% बढ़ सकता है भारतीय एयरटेल का मुनाफा, 1.5% बढ़ सकता है आरपू। साथ ही बीएससी और गोदरेज प्रॉपर्टी समेत वायदा नतीजों की लंबी लिस्ट। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहिती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही बताएंगे कि इस मार्केट में करना क्या है। लेकिन मार्केट लेकर आइए कल की वो उथल पुथल वाली क्लोजिंग 340 पे जो बंद हुआ मार्केट, उसके बाद से अभी एडजस्टमेंट प्ले होता हुआ, इसलिए आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मिड कैप वगैरह ब्रेथ आपको थोड़ी ठीक ठाक नजर आएगी और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी अच्छे हैं मार्केट में अभी तक अगर आप देखें तो। लेकिन एक बार ऑटोज लेकर आइए स्क्रीन पर और स्कॉट्स को बूटा लेकर आइए थोड़ा नीचे। स्कॉट्स को बूटा आज के सेशन में नतीजों के बाद, और नतीजों की बात करें तो क्वार्टर वन में कंपनी के रेवेन्यू 28% और मुनाफे में 5% का जंप दिखा है, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा दबाव रहा। नतीजों और आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्कॉट्स को बूटा के होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ भारत मदान जी। भारत जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। श्रेया बात कर रही हूँ सर। पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा मार्जिन में प्रेशर है, इसके पीछे के कारण क्या समझते हैं आप? तो मेन रीजन मार्जिन प्रेशर का कमोडिटी कॉस्ट ही है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से तो मार्च के बाद से कमोडिटी काफी कॉस्ट ऊपर हो गई है, तो उसका थोड़ा दबाव जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में दिखा हमें। तो कंपनी ने एक प्राइस इंक्रीज अप्रैल में लिया था थोड़ा ऑफसेट करने के लिए, वो तो नॉमिनल प्राइस इंक्रीज लिया गया था, तो 1 से 1.5% का इंक्रीज किया था। बट जो कमोडिटी कॉस्ट का प्रेशर है वो रफली 5% के आसपास आया है फर्स्ट क्वार्टर में, और अभी भी Q2 में भी वो थोड़ा कंटिन्यू होता दिख रहा है। तो अभी तो आई थिंक कुछ टाइम के लिए, जब तक ये सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती, आई थिंक कुछ टाइम तक ये प्रेशर रहेगा। अच्छा, आगे भी मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन कमेंट्री सुन रही थी मैं भारत जी, और आपने ये कहा है कि जितना इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगा उतनी कंपनी ग्रो करेगी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? तो कंपनी ने काफी सारे, हमारे जैसे आपको पता 3 ब्रांड हैं ट्रैक्टर्स के अंदर में, और तीनों ट्रैक्टर के ब्रांड में हमारे काफी सारे नए प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं जो पिछले 1 साल 1.5 साल से और अगले 2-4-5 महीने में आने वाले हैं। तो आई थिंक इस साल में हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, जो हमारे जितने वाइट स्पेसेस थे हर ब्रांड के अंदर में मोस्टली वो कवर हो जाएंगे। तो उसकी वजह से हमारा, क्योंकि जो कवरेज बेटर होगा तो यूनिवर्स का, उसकी वजह से जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जो मार्केट शेयर हमारा थोड़ा बेटर होगा, तो हमारी ग्रोथ भी जो आएगी वो इंडस्ट्री से बेटर आएगी। ओके, भरत जी, ट्रैक्टर ग्रोथ कैसे रह सकती है? हालांकि आपने कहा कि काफी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या रणनीति है और फाइनेंशियल ईयर 27-28 में इसकी ग्रोथ कैसी रह सकती है? यहाँ पर जिस तरीके से इस बार वॉल्यूम दर्ज हुए, आने वाले क्वार्टर्स में भी वैसे ही नंबर्स आएंगे? पहले 4 महीने क्योंकि बेस इफेक्ट काफी लो था, तो आप पिछले साल को अगर नंबर देखें तो लास्ट ईयर में
जुलाई तक खाली 9% की इंडस्ट्री ग्रो हुई थी पहले 4 महीने में। तो उसके कंपैरिजन में अभी इस साल में हमारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 19-20% की ग्रोथ हो चुकी है फर्स्ट 4 मंथ्स में। तो ये लो बेस का इफेक्ट था। अब अगस्त के आगे क्योंकि जीएसटी कट अनाउंस हो गए थे, तो अगस्त के आगे जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है ऑलमोस्ट 25 टू 30% की रही है पिछले साल में। तो इसलिए क्योंकि बेस बहुत हाई है, तो हमें नहीं लगता कि उतना वाला ग्रोथ मोमेंटम आगे जाके सस्टेन होगा। तो इसलिए जो ओवरऑल इंडस्ट्री की गाइडेंस कुछ साल की हमने दी है, वो मिड सिंगल डिजिट की दी है, जो पहले वाले हमारी गाइडेंस से स्लाइटली बेटर है। तो पहले 4 महीने अच्छे गए हैं, एक्सपेक्टेशन से बेटर हुए हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ आएगी, जिसका मतलब जो सेकंड हाफ में स्पेशली Q2 और Q4 जो हमें लगता है 2 क्वार्टर है जहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम पे इंडस्ट्री में दबाव रह सकता है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अच्छा, ठीक है। अच्छा भरत जी, एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा था, ये एल नीनो इफेक्ट अगर आप देखें या फिर मौसम से जुड़ा कोई दिक्कत आता है सामने, तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा? कितना असर पड़ सकता है इनफैक्ट? तो एल नीनो पे अधिक सबसे पहले तो जो एरियाज डिपेंडेंट है रेनफॉल पे इरिगेशन के लिए, जो स्पेशली सदर्न और वेस्टर्न मार्केट है, उनके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा आता है। तो हमारा क्योंकि स्ट्रॉन्ग मार्केट हो रहा है वो नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में है, जो ऑलरेडी इरिगेटेड एरियाज हैं, तो वहाँ पे कम रेनफॉल का इतना इशू नहीं आता जितना कि सदर्न और वेस्टर्न मार्केट में आता है। तो अधिक हमें रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। तो कैसे होता है, अगर आपका दबाव नीचे वाली मार्केट में रहता है, साउथ और वेस्ट में ज़्यादा रहता है, तो उस केस में हमारे लिए थोड़ा फेवरेबल होगा। बस हमारी वाली जो मार्केट है, वहाँ पे ग्रोथ थोड़ा मोमेंटम अच्छा है। तो अभी भी हमारी स्ट्रॉन्गर मार्केट में फर्स्ट क्वार्टर में 22% का ग्रोथ देखने को मिला कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे 15% की ग्रोथ हुई है। तो अगर यही ट्रेंड रहा तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। बट यस, आगे जाके इसमें मार्केट के लिए, साउथ वेस्ट मार्केट के लिए जो रेन डिपेंडेंट है इरिगेशन के लिए, उनके लिए थोड़ा प्रेशर हो सकता है अगर वाटर लेवल्स हमारे लेवल उनके बेटर नहीं होते तो अगले सीजन के लिए। ओके। अच्छा, हालांकि आपने जाते जाते इसका उत्तर दिया है, लेकिन थोड़ा और डिटेल में भरत जी, मार्केट शेयर बढ़ाने पर आपका फोकस है, प्रायोरिटी आप ये रख रहे हैं, लेकिन इस मोर्चे पर कितनी प्रोग्रेस हुई है और अब तक इसका असर नंबर्स में साफ, कब तक इसका असर नंबर्स में साफ दिखने लग जाएगा? देखिए, अभी पहले 4 महीने की बात करें तो अभी हमारा मार्केट शेयर इम्प्रूव हुआ है। 130-40 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट है मार्केट शेयर में हमारा इन 4 महीने में भी, और मंथ ऑन मंथ इम्प्रूवमेंट रही है। तो हमारा कोशिश यही है कि अभी हमारे कुछ फ्रेश और प्रोडक्ट लॉन्चेस होने हैं अगले 2-3 महीने में, यानी जिससे हमारा कवरेज जो है सदर्न मार्केट का भी बेटर हो जाएगा। और स्पेशली जो कमर्शियल एप्लीकेशन है या जो 4 व्हील ड्राइव एप्लीकेशन है ट्रैक्टर्स का, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रेंज थोड़ा कम था, वहाँ भी एक्सपेंशन होगा। तो उससे भी हमारे को एडिशनल वॉल्यूम आने की उम्मीद है, बस वो वाला सेक्टर है जो अभी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक हमें लगता है कि जो हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और चैनल एक्सपेंशन जो हो रहा है, उसकी वजह से हमारे मार्केट शेयर पे डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आगे जाके भी। सर, ये कुबोटा के साथ पार्टनरशिप को मतलब कुछ साल हो गए हैं, तो यहाँ पर सिनर्जीज कैसे प्ले आउट होते हुए नजर आए हैं, और क्या आने वाले टाइम में कोई और एलोकेशन पार्टनरशिप करने की प्लानिंग में है क्या आप? ठीक है, कोटा ने अभी रिसेंटली अपना मिड टर्म बिजनेस प्लान लॉन्च किया था 2030 का प्लान, जिसमें उन्होंने इंडिया को एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर बताया है। तो उनके 3 ग्रोथ ड्राइवर में इंडिया इज वन ऑफ द की मार्केट। तो डेफिनेटली उनका फोकस इंडिया पे काफी रहेगा आगे जाके 5 सालों में। अब इसमें जो फोकस है उसमें एक दोनों तरफ से है। जितने हमारे प्रोडक्ट्स जो इंडिया फोकस मार्केट रहेगा, जो यहाँ के लिए हमें प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट है अपना वॉल्यूम और मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, और जो एक्सपोर्ट्स के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कुबोटा की, उनकी जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से मीट की दी जाएंगी। तो आई थिंक उनके लिए इंडिया एक काफी इंपॉर्टेंट मार्केट है। आई थिंक बहुत कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स के लिए एज वेल एज फिनिश प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स के लिए। तो इन दोनों पे कुबोटा का फोकस रहने वाला है आगे जाके। और अभी हम रिसेंटली अपना एक ग्रीनफील्ड का भी इन्वेस्टमेंट अभी हम कर रहे हैं, आई थिंक जिसमें हमारी कैपेसिटी फर्दर एक्सपेंड होगी। तो आई थिंक उससे भी हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा आगे जाके। ओके, रेनफील्ड और एक्सपोर्ट्स के नंबर को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया भरत जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, नंबर्स पर खुलकर बातचीत करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर। से थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन सीएनबीसी आवाज। स्कॉट्स कुबोटा से चर्चा हो रही थी, उनके मैनेजमेंट से बातचीत। कमेंट्री के बाद थोड़ा सा हम देख पा रहे हैं इंप्रूवमेंट होता हुआ, निचले स्तरों से इन ग्रीन आता हुआ, लेकिन आज थोड़ा प्रेशर में है काउंटर। चलिए आगे बढ़ते हुए क्विक टेक पहले तो मैं समझना चाहूंगी आशीष भैती जी से। हम बातचीत कर रहे हैं आशीष जी की, निफ्टी इन ग्रीन कर रहा है, लेकिन कल के एडजस्टमेंट से दिखाई दे रहा है रेड में। तो पता नहीं सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर फिर क्या आउटलुक बता पाएंगे आप, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है कल के क्लोजिंग के बाद से। जी जी श्रेया जी, इनफैक्ट फ्यूचर्स के चार्ट के बेटर प्लेस्ड है, क्योंकि
कैश के जो चार्ट्स है, इंडेक्स के जो चार्ट्स है, वो तो काफी डिस्टॉर्टेड हो चुके हैं। फ्यूचर के चार्ट्स के हिसाब से अभी भी निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है और लॉन्ग जाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस अभी यहाँ मेंटेन करना चाहिए वो 24,580 फ्यूचर्स के लेवल्स में डिस्कस कर रहा हूँ, वहां पे एसएल मेंटेन करे। और ऊपर में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से निफ्टी प्लेस्ड है 24,780 तक का मूव दिखा सकता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स अपने 20 डेमा के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिख रहा है। 57,600 का स्टॉप लॉस लगाकर बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में लॉन्ग जाया जा सकता है। ऊपर में मुझे लगता है 58,500 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकते हैं। ठीक है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पर हमने चर्चा कर ली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, आपकी क्वेरीज एड्रेस करने की ओर बढ़ते हैं। नंबर लेकर आ जाइए स्क्रीन पर। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा, इसे नोट कर लीजिए और इस पर अपने प्रश्न भेजिए 7045220000 7045220000। इस पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा आप सीएनबीसी आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर श्रेया ठाकुर को भी आप डायरेक्टली डीएम करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब वरुण नेगी जी दिल्ली से। वरुण जी नमस्कार। नमस्कार श्रेया मैम। नमस्कार आशीष जी। जी, सवाल आपका। जी मेरा सवाल जेएम फाइनेंशियल को लेके है। मेरे पास 123 के भाव पे 13,000 शेयर हैं और मेरा 3 महीने का व्यू है। ठीक है, 123 पे कर आपकी खरीद है और 125 के आसपास कामकाज कर रहा है, तो 3 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं आप प्रति शेयर। कैसा लग रहा है ये स्टॉक परफॉर्मेंस? आशीष जी, इनका नजरिया सुना आपने, होल्ड कर सकते हैं क्या ये काउंटर? जी आशीष जी, देखिए कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आज बना है और मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड जो है थोड़ा सा बरकरार रहेगा और यहाँ से और बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए उनके कॉस्ट के आसपास में 123 के करीब ही एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में इसमें 135 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और अगर 135 का ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो शायद इसमें 150 का भी जोन जो है इन्हें 3 महीने में देखने मिल सकता है। जेएम फाइनेंशियल आप होल्ड करके चल सकते हैं। आप पूरा स्पेस अगर आप देखें तो बज में बना हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं मुकेश जी अहमदाबाद से। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार श्रेया जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रश्न गुड मॉर्निंग आशीष जी। हाँ, मैंने 1172 में 1 लॉट इंफोसिस का कल सेल किया हुआ है। सेल किया क्या है? करें? हाँ जी, 1 लॉट सेल किया है 1172 में। ठीक है, 1172 में आपने एक लॉट सेल किया हुआ है। अब ठीक है, तो आज नीचे है और 2% नीचे इनफैक्ट, तो क्या रणनीति स्ट्रैटेजी होगी फिर आशीष जी? जी देखिए, वन वे रैली देखने मिली थी हमें पिछले 1-1.5 हफ्तों में आईटी स्टॉक्स में और मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप आईटी में अभी स्ट्रेस है। तो यहाँ पे सिंस ये शॉर्ट की पोजीशन में और प्रॉफिट में है तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए या ट्रेल करके नीचे ले आए। एग्जैक्ट कॉस्ट जो है इनका 1172 उसके आसपास में रखे। नीचे में मुझे लग रहा है शायद इनवी में वापस 1140 तक का जोन देखने मिल सकता है। ठीक है, आप होल्ड करके चल सकते हैं। 1140 के नीचे तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स ने, जैसा कि आशीष जी ने मेंशन किया, थोड़ा परेशान तो किया ही है। मिड कैप आईटी स्टॉक से अंडर परफॉर्म किया है। अनुपम दान जी हमारे साथ जुड़ते हुए पश्चिम बंगाल से। अनुपम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। मैं आशीष जी को भी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है कि सर मैं गोदरेज एग्रोवेट में इन्वेस्ट किया हूँ 560 का लेवल पे और काफी स्टैगर्ड वे में किया हूँ, लेकिन ये 4 से 5 साल का होल्डिंग हो गया है, अभी भी ये रिटर्न नहीं दे पाया है। तो इसको क्या करना है? इसको क्या होल्ड करना है फर्दर, क्या इसको स्विच करना है दूसरी जगह में? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी मैं फंसे पड़ा हूँ 5 साल से। ये भी रिटर्न नहीं दे रहा है 4-5 साल में, 10 साल से। खरीद ये भी मेरा खरीद का प्राइस है 2240 का खरीद प्राइस है। ठीक। और अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ। क्या मेरे को फर्दर होल्ड करना चाहिए और आई हैव टू स्विच अदर? 5 साल में बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों स्टॉक्स में कोई रिटर्न नहीं मिले हैं, नेगेटिव ही रिटर्न मिला है। इनफैक्ट गोदरेज एग्रोवर्ट में तो इस साल, अब मतलब पिछले साल 12 महीने का चार्ट देखें तो 30% के करीब करेक्ट हो चुका है। इस साल में अब तक कोई खास रिटर्न्स नहीं मिला है, कंसोलिडेट ही करता नजर आया है। क्या कोई बेस बन रहा है गोदरेज एग्रोवर्ट पर? क्योंकि बहुत ही पेशेंस टेस्ट कर लिया आशीष जी इन्होंने, स्टॉक ने इनका, और 5 साल से कोई रिटर्न नहीं मिला है। समय आ गया है कि अब स्विच किया जाए।
जी, देखिए स्पेसिफिकली गॉडरेज एग्रोवेट और दोनों एचयूएल दोनों में होल्ड करने की सलाह है। सर्टेनली इन्हें रिटर्न जरूर नहीं मिले, बट देखिए गॉडरेज एग्रोवेट एक बेस फॉर्मेशन तो कंप्लीट कर रहा है, और जो पिछला अभी मार्च में भी फॉल आया था, तो इन्हीं लेवल्स पर रुकता हुआ देखने मिला, और वापस इन्हें ऊपर में 650 तक के जोन्स देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें यहाँ पर इस पोजीशन को। नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, एक जरूर 540 का एसएल मेंटेन करें। देखिए दोनों जो स्टॉक्स है, गॉडरेज एग्रोवेट और एचयूएल, इन दोनों स्टॉक्स में भी इन्हें थोड़ी सी ट्रेडिंग टाइप करनी पड़ेगी। ऊपर आए तो इन्हें एग्जिट भी करना पड़ेगा, और नीचे में वापस लोअर लेवल्स पे खरीदना पड़ेगा, तो भी यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि दोनों ओवरऑल प्रेशर में है स्टॉक्स। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो सेकेंडली इनका जो स्टॉक था एचयूएल, देखिए एचयूएल तो नंबर्स खराब आए, खराब नंबर्स के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिला था हमें। उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक संभलने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी हमें प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है एचयूएल में। तो यहाँ पे कॉशियस रहे। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, वो 2050 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में स्टॉक 2300 के करीब आया, तो उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट एक बार एग्जिट करे, और वापस लोअर लेवल्स पे एंट्री करने की कोशिश करे। ठीक है, 2300 तक के लेवल दिखाए एचयूएल, तो प्रॉफिट बुक करके निकले, उसके बाद फिर से एंट्री करने की कोशिश करें, लेकिन दोनों स्टॉक्स को आप होल्ड कर सकते हैं जब इतने साल तक होल्ड किया है। तो आगे बढ़ते हैं। ओमकार शर्मा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ गाजियाबाद से। ओमकार जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, प्रश्न आपका। मैम मेरे पास आरवीएल के 650 शेयर हैं, और मैं एवरेज करते करते 335 के रेट पे आया। वैसे मैं रुक सकता हूँ काफी, ऐसा कुछ करने पर ये मुझे प्रॉफिट दे तभी मैं निकलूंगा। ठीक है, तकलीफ तो स्टॉक में, हालांकि कल चल रहा था ये और आज भी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन आशीष जी 335 इनकी खरीदे, उससे सीधे आधा हुआ ये काउंटर 233 पे कर रहा है कारोबार। कोई रिटर्न्स मिले नहीं है इस पर्टिकुलर काउंटर से। कल बस एक मूव देखा था, चार्ट से बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है। क्या रणनीति? अभी कह रहे हैं कि जब तक प्रॉफिट ना हो मैं नहीं निकलूंगा आरबीएनएल से। आएगा 335 का भाव? जी जी, देखिए हमारी सबसे शायद ये अप्रोच सही नहीं है कि जब तक प्रॉफिट नहीं हो नहीं निकलनी, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक में देखिए काफी प्रेशर है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट में हमेशा एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। तो यहाँ पे भी नहीं, स्टॉप लॉस जरूर 222 के करीब का मेंटेन करना चाहिए। और ऊपर में हमें लग रहा है देखिए स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है, या पूरे के पूरे रेलवे सेक्टर में हमने देखा है कि सेलिंग कंटिन्यूसली बरकरार है। तो शायद 250 से लेके 270 का जो जोन है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। वहां पर आए तो एक बार हमारी सलाह रहेगी कि इसमें से थोड़ा सा एग्जिट करने की कोशिश करें। ठीक है, आरवीएनएल थोड़ा जहाँ पे लॉस कम हो तो एग्जिट करने की फिलहाल आप कोशिश करें। आरवीएनएल बेटर काउंटर है मार्केट में ओमकार जी, जहाँ पर आपको प्रॉफिट हो सकता है। 222 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। आगे बढ़ते हैं आईआरएफसी पर। अब सवाल जीतू भाई जी हमारे साथ जुड़ते हुए सूरत से। जीतू भाई जी नमस्कार। पटेल जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, आईआरएफसी ये भी रेलवे स्टॉक है। आशीष जी 181 इनकी खरीद इन्होंने बताई, और जो मेरे पास है डेटा उसके हिसाब से बता रही हूँ। थोड़ा थोड़ा लॉस झेल रहे हैं, 100 रुपये प्रति शेयर का करीब करीब लॉस हो रहा है इनको। ये भी रेलवे पैक, ये भी काफी कमजोर। यहाँ पर क्या व्यू? जी देखिए, गोल्डन रन था रेलवे स्टॉक्स में 2022 से लेकर 2024 तक, और उसके बाद से हमने देखा है कि स्टीप करेक्शन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में देखने मिल रहा है, और पूरा का पूरा सेक्टर काफी अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू द एंटायर मार्केट। और यहाँ से आगे भी अगर निफ्टी में एक अच्छी रैली आती है, तो हमें ऐसा ये नहीं है कि रेलवे स्टॉक्स इसमें आउट परफॉर्म करते हुए देखने मिल सकते हैं। शायद बैंक्स और आईटी और सेलेक्टिवली ऑटो स्टॉक्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमारी व्यू तो अभी नेगेटिव ही है रेलवे स्टॉक्स में। तो कोई बाउंस में जो स्टॉक 110 के आसपास में है, इसमें से थोड़ा सा पोजीशन कम करने की या लॉस बुक करने की कोशिश करें। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा लॉस कम हो वहाँ पे लॉस बुक करके निकलने की कोशिश कर रहा है आईआरएफसी में, क्योंकि यहाँ पर भी चार्ट्स बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेगा इंतजार। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। वक्त हो रहा है सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। बहुत सारे सवाल आए हैं, मैंने पिक किया है पर्व जी का सवाल। गुड मॉर्निंग पर्व, आपको भी बजाज फाइनेंस पर पूछ रहे हैं। इन्होंने कॉल ले रखी है आशीष जी 1200 की 18.5 पर। क्या लगता है होल्ड कर सकते हैं क्या? जी देखिए, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल है। जो इनकी 1200 की है, उसका जो डेटा है वो काफी कम वैल्यू का है, और इनफैक्ट अब कॉल ऑलरेडी आधी हो चुकी है,
और अभी भी इसका जो डेल्टा है सिर्फ 0.25 का बचा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे, 7 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इसमें। ठीक है, कॉशियस कितने का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आशीष जी? 7 रुपीज का। ठीक है, तो आप मेंटेन कीजिए स्टॉप लॉस और थोड़ा कॉशियस व्यू है फिलहाल। अच्छा, दूसरा जो प्रश्न है वो राहुल जी का मैंने लिया है, तिरुपति फोर्ज पे पूछ रहे हैं और इनकी खरीद है 11 रुपए की और 73 पर कर रहा है कारोबार आशीष जी, तिरुपति फोर्ज। और तो मतलब अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इनको, चार्ट्स देख रही थी 1 महीने में ओकेश, लेकिन 6 महीने में दौड़ा ये काउंटर बहुत ज़्यादा, 105% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिले हैं। ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें या अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं? जी देखिए, वैसे तो स्टॉक बी कैटेगरी में है, अभी टिक टू ट्रेड कैटेगरी में है, बट अगर मैं सिर्फ चार्टिकली इसको एनालाइज करूँ तो एक क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला है। स्टॉक 2024 के जो हाइज है उसको ब्रेकआउट देता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इन्हें स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले आए और जो इस वीक का लो है करीब करीब 68, उसके आसपास में स्टॉप लॉस रखे। मोमेंटम तो ऑन द अपसाइड देखने मिल रहा है, बट ऊपर के शायद लेवल्स इसमें प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि स्टॉक अभी भी एएसएम कैटेगरी में है। बट सिर्फ इन्हें स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर कंटिन्यूअसली होल्ड करना चाहिए इस पोजीशन को। ठीक है, 68 का स्टॉप लॉस और होल्ड कर सकते हैं आप ये। आगे का प्रश्न है अनंत राज पर आशीष जी, और इनकी खरीदे 576 की, 630 पे कर रहा कारोबार, तो प्रॉफिट हो रहा है इनको। लॉन्ग टर्म रखना चाह रहे हैं काउंटर, लॉन्ग टर्म रखें और स्ट्रेंथ में है, मतलब ठीक ठाक रिटर्न्स दिए इस साल में अब तक 14%, मतलब 1 महीने में ही ज़्यादा भागा है रियल्टी पैक का ये काउंटर। ये देखिए एक अच्छा स्टॉक है और स्पेसिफिकली डेटा सेंटर के प्ले के लिए काफी चाहिए स्टॉक है अभी ये मार्केट में। तो यहाँ पे अनंत राज में होल्ड करने की सलाह है। मोमेंटम भी स्ट्रेंथ में दिख रहा है स्टॉक में। ऊपर में इसमें शायद अनदर 100 रुपीज तक की रैली इजीली देखने मिल सकती है। तो 730 तक का जोन ऑन द अपसाइड क्लियरली विजिबल है स्टॉक में। नीचे में जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 590 का सेल मेंटेन करे। ओके ठीक है, तो ये अनंत राज पर व्यू 590 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। बहुत सारे प्रश्न आए हैं और जिनके भी प्रश्न रह गए होंगे माफ़ी चाहूँगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर अगले सवाल है। 100 शेयर्स हैं, 357 की खरीद है, लेकर आई स्क्रीन पर और ऑब्वियसली शानदार प्रॉफिट में है ये। क्या किया जाए? शायद पहले भी पूछा है इन्होंने, बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में और अगले 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी कि या फिर बेफिक्र अभी होल्ड किया जाए? जी देखिए बहुत अच्छे प्रॉफिट में, बहुत अच्छा स्टॉक, इन्होंने एक पोर्टफोलियो स्टॉक लिया है और अच्छे प्राइस पे लेकर काफी पेशेंसली होल्ड किया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बने रहे। एक बहुत लेगेसी स्टॉक है। तो यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस को सिर्फ ट्रेल करके ऊपर लाते रहे। अभी जो इन्हें स्टॉप लॉस थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है 3200 का, वहाँ मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में हमें लग रहा है शायद शॉर्ट टर्म में इन्हें वापस 3900 तक के लेवल से मिल सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ये व्यू हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन आकाश वानी जी का मैंने पिक किया। इन्फी बीम, प्लीज हेल्प एट विच प्राइस इन प्रॉफिट आई शेल प्लान फॉर एग्जिट सिंस आई डोंट वांट टू होल्ड इट एनी मोर। इन्फी बीम निकाल लेते हैं काउंटर। और क्या लगता है इन्फी बीम एवेन्यूज 18 पे है, 18 इनकी खरीद है और ये कर रहा है कारोबार 17 पर, तो थोड़ा लॉस ही हो रहा है। क्या किया जाए? देखिए चार्ट में तो थोड़ा प्रेशर दिख रहा है अभी यहाँ पे इन लेवल्स पे। तो यहाँ पे सिर्फ 16 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ऊपर में शायद ये 19 तक के जोन्स दिखा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो एग्जिट करने की राय नहीं, मतलब होल्ड कर सकते हैं ना 19 के लेवल पर एग्जिट कर लें फिर इस पर्टिकुलर काउंटर से आशीष जी? 19 के लेवल पे ये एग्जिट कर लें। ठीक है, चलिए कुछ और काउंटर्स देख लेते हैं। एक बार अपोलो हॉस्पिटल लेकर आइए स्क्रीन पर। अपोलो हॉस्पिटल अब डेज हाई पर आता हुआ और इस पर 2-3 प्रश्न आए थे। हॉस्पिटल स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न दिया है आशीष जी। इन लेवल्स पर जो प्रॉफिट में, हालांकि उन्होंने अपनी खरीद नहीं लिखी, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर और होल्ड कर सकते हैं? जी देखिए मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल स्टॉक्स स्पेसिफिकली अपोलो, नारायण हृदयालय और फोर्टिस हमारे कंटिन्यूसली बाय रडार में है। इन लेवल्स पे भी हम बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। भले थोड़ा सा इस वीक में स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ है ऑल टाइम हाई लगा कर। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से स्टॉक प्लेस्ड है शायद 5 डिजिट्स के नंबर्स भी जल्द दिखा सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो स्टॉक का जो है वो 8600 के आसपास में रखे और शायद 5 डिजिट के लिए इस पोजीशन में बने रहे।
ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल ये व्यू आता हुआ डेज हाई पर कर रहा है कारोबार, अच्छा काउंटर है, होल्ड कर सकते हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर को। आशीष जी बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए ट्यूसडे के सेशन में ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए, जिनके भी सवाल रह गए होंगे कल फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1।